स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्टडी किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उससे हमको जो इक्वेशन मिला था एक बार हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। दैट वाज व्हाट, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब हम आज जो करने वाले हैं वहाँ पर 1 मार्क 2 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। हम इसी क्वेश्चन के ऊपर में एक सवाल यहाँ पर करने वाले हैं और उसी का जवाब इस लेक्चर में हम लोग उसको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, हर एक चीज़ आपको समझते हुए बाय हार्ट करते हुए चलना है, तभी आगे का कंसेप्ट समझ में आएगा। और एक चीज़, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमेशा नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आते जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ एक और चीज़ हमको ध्यान में ये रखनी है कि अगर हमारे पास में बिगर ऑब्जेक्ट है से सन, छोटा ऑब्जेक्ट हमारे पास में है अर्थ, इसके लिए हमने लिया था m1, इसके लिए हमने क्या लिया था m2। तो कंफ्यूजिंग थोड़ा सा होता है, m1 की वैल्यू पहले लिखे, m2 की वैल्यू पहले लिखे। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज बोथ आर इन मल्टीप्लिकेशन, दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर है। तो जनरली यहाँ पे लिखा जाता है बड़े ऑब्जेक्ट के लिए जिसका मास ज़्यादा है कैपिटल M, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होता है स्मॉल m, इंस्टेड ऑफ m1 m2। तो ये आपके पास हो जाएगा इज इक्वल्स टू G इन द प्लेस ऑफ m1 हमारे पास में कैपिटल M, इन द प्लेस ऑफ m2 हमारे पास में स्मॉल m। ना इन दोनों के बीच के सेंटर्स का जो डिस्टेंस है हमने d लिया, हम d भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे r भी लिख सकते हैं, स्मॉल r। तो आज हमारे इक्वेशन के लिए यहाँ पर r की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग यहाँ पे r लिख लेते हैं। बोथ आर सेम, d का स्क्वायर मीन्स r का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास में रिलेशन। इतना समझ में आ गया। अब ये जो रिलेशन था वो किन रिलेशन के ऊपर से हमारे पास में बना हुआ था? हमारे पास में पहला था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ऐसा हमने लिखा था, हम कैपिटल M स्मॉल m भी लिख सकते हैं। और दूसरा रिलेशन हमारे पास में था फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, राइट। अगेन इन प्लेस ऑफ d वी विल राइट हियर व्हाट, r। सही है। अब इसके बाद हमने कर ली थी लास्ट क्लास में कि मास में अगर डिफरेंस रहेगा, जैसे कि मैं अर्थ की तरफ ही क्यों अट्रैक्ट होता हूँ, बिकॉज कंपैरेटिव टू दैट ऑफ द अर्थ मेरा मास निग्लेजिबल है, राइट। हमने कहा था भैया ये जो चौक है, ये चौक नीचे क्यों गिरता है, मेरे पास क्यों नहीं आता, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि यहाँ पर मेरे कंपैरिजन में अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए चौक किसकी तरफ जाएगा, अर्थ की तरफ जाएगा। सो फर्स्ट जो हमारे पास में था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, वो चीज़ यहाँ पे सही है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे लिखी गई है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर और डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। तो ये सवाल हमारे पास आता है कि न्यूटन ने ऐसा क्यों अज्यूम किया। लिख लेते हैं यहाँ पर, वाई न्यूटन assumed that the force is inversely proportional to the square of distance between the सन एंड द प्लैनेट और सन एंड दी अर्थ, अगर हम लोग प्लैनेट अर्थ कंसिडर करते हैं तो ये सवाल है। और इस सवाल का जो जवाब है, ये जवाब जानने के लिए न्यूटन को वन स्टेप बिहाइंड जाना पड़ा, दैट इज द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन गिवन बाय केपलर। तो आपको इसके पहले ही बता दिया था कि कोई भी साइंटिस्ट जब स्टडी करता है तो स्टडी करने के बाद उसके पास जो डेटा अवेलेबल होता है वही डेटा आगे वाले साइंटिस्ट को स्टडी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। वी आर हैविंग हियर, और वी कैन ऑल्सो से दैट न्यूटन वॉज हेल्प्ड बाय Kepler's third law of planetary motion। या P stands for planetary, M stands for motion, शॉर्ट में लिखा, आप ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। और Kepler's third law of planetary motion क्या था आपको याद है? That was T square directly proportional to the R cube, where T was the time period of revolution and R was what, the distance between the sun and the planet। ये हमको याद है अच्छे से, ठीक है। अब इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए हमें इसका जवाब ढूंढना है कि ये कैसे आया। लेट्स बिगिन।
बिल्कुल एक एक चीज़ को अच्छे से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, समझ के चलेंगे। यहाँ पर हम इसको रिपीट कर लेते हैं लिखने के लिए, आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो हमको तो अब आता है सब कुछ, क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू व्हाट, योर के आर क्यूब, वेयर के इज कांस्टेंट, राइट। अब मैं इस r को क्या कर लेता हूँ ना, यहाँ ला लेता हूँ टी स्क्वायर के नीचे। सो व्हाट यू विल गेट, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू के, इजंट इट। अब एक और चीज़ जो मुझे थोड़े फ्यूचर यानी कुछ मिनटों के बाद हमको काम में करेंगे कि थोड़ा सा इसके अंदर में अरेंजमेंट करना है। के के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा, 1 रहेगा। हम इसका करते हैं इन्वर्टेंडो, बाय इनवर्टेंडो, नहीं लिखा तो भी चलता है। इन्वर्टेंडो का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो यू विल गेट हियर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन के। यहाँ तक समझा सभी को। सो वी आर हैविंग दिस इंपॉर्टेंट इक्वेशन, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हम लोग अभी 1 को हटा देते हैं। इतना समझ में आ गया है। अब प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है, इफ वी आर हैविंग सन दैट इज एट द सेंटर, राइट, और हमारे पास में यहाँ पर है ये अर्थ, दिस इज द सन, और ये अर्थ। ये अर्थ का मास है से m, राइट, और ये अर्थ रिवॉल्व हो रही है अराउंड द सन। अब सन के अराउंड जब वो रिवॉल्व हो रही है, थोड़ा अंडे जैसा बन गया है, सन के अराउंड जब रिवॉल्व हो रही है, सो कौन सा मोशन है, इसके पहले पढ़ चुके हैं, यस, इट वाज सर्क्यूलर मोशन। क्या है ये हमारे पास में, सर्क्यूलर मोशन। सर्क्यूलर मोशन है, और साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि अर्थ के रिवॉल्यूशन का जो पीरियड होता है, पीरियड यानी टी, कैपिटल टी, ये फिक्स है। किसी भी प्लैनेट का अराउंड द सन रिवॉल्यूशन पीरियड फिक्स है। क्या है अर्थ का, यस, इट इज 365 डेज अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का रिवॉल्यूशन और रोटेशन अगर ये फिक्स होता है, तो उसके लिए हमारे पास में एक वर्ड है। उस वर्ड को एक बार वापस रिकॉल करने से पहले, रिकॉल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम वॉच का एग्जाम्पल लेते हैं। वॉच का जो छोटा अपना, या फिर हम बोलेंगे सेकंड वाला जो हैंड होता है, जो सेकंड्स बताता है, वो 60 सेकंड्स में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। जो हमारे पास में आर हैंड होता है वो क्या करता है, या फिर बड़ा वाला हैंड बोलेंगे हम इसको, जो कि कंप्लीट 60 मिनट्स में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। और हमारे पास में जो सबसे छोटा हैंड होता है वो क्या करता है, 24 आवर्स में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। और सिर्फ 12 आवर्स में, अगर हम लोग इस तरीके से रोटेशन की बात करें, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये बन जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मीन्स एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद वो उस जगह पर वापस आएगा। इट कैन बी कॉल्ड एज UCM, शॉर्ट UCM। इतना समझ में आ गया आपको। अब दूसरी बात कि T हमने लिख लिया इसका टाइम और पीरियड टेकन फॉर रिवॉल्यूशन, राइट, m इज द मास। ना यहाँ से वो जब इस डायरेक्शन में जब घूम रहा है तो उसकी अपनी क्या होगी, स्पीड होगी। सो स्पीड के लिए हमने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर लिया v, वेयर इज v इज द स्पीड ऑफ द प्लैनेट। इतना समझ में आ गया है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपने हमारे पास में हो गया है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन, या सिर्फ हम लोग बोलेंगे मोशन होने के लिए कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है, कि भैया मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे इस जगह से दूसरी जगह जाना है यहाँ पर, तो कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, आपको इसके पहले बता चुका, दैट इज व्हाट, यस, फोर्स। हमारे को यहाँ पर लगने वाला है
फोर्स। और सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स होता है? दो फोर्सेस होते हैं, और जो टूवर्ड्स द सेंटर डायरेक्टेड है वो कौन सा फोर्स होता है? यस, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? सेंट्रीपिटल फोर्स। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस से हमारे पास में क्या है? आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम इसके पहले भी लिख चुके हैं, डेट इज व्हाट? mv² होल अपॉन आर। mv² होल अपॉन आर, ये है फॉर्मूला। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक, या तो सभी को समझ में आ गया? नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ और फाइंड द वैल्यू ऑफ v. व्हाट इज v? इट इज द स्पीड ऑफ प्लैनेट, से अर्थ। सो v और से स्पीड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड? इट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? सो डिस्टेंस हमको यहाँ पे निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग इन सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस क्या होता है? कोई चीज़ है क्या मेरे पास? अगेन यही चीज़ है, देख लीजिए। एक छोटा सा कपड़ा है मेरे पास जिससे मैं हटा रहा हूँ। ये अभी एक कपड़ा है, इसकी इतनी लेंथ है, राइट? अब यहाँ से लेकर अगर मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो इसने कहेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कवर किया। और यही चीज़ अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ तो ये क्या हो गया? ये बन गया सर्कल। ये क्या बन गया? सर्कल। तो सर्कल की लेंथ कैसे पता करते हैं? इस पॉइंट से वापस घूम के वो इस पॉइंट पर आया, तो सर्कल की लेंथ कहलाती है सर्कमफरेंस। क्या कहलाती है? सर्कमफरेंस, राइट? सो सर्कमफरेंस हो जाएगा इसका डिस्टेंस कवर्ड। सर्कमफरेंस से क्या हो जाएगा इसका? या लिख देता हूं, डिस्टेंस कवर्ड। सो डिस्टेंस कवर्ड इज नथिंग बट द सर्कमफरेंस अपॉन टाइम है, यहां लिखेंगे टाइम टेकन। टाइम टेकन। चलिए लिखते हैं आगे में। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफरेंस? यस, इट इज 2 पाई आर। 2 पाई आर हमारे पास में सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है। पाई आर स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ सर्कल का, अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन क्या है हमारे पास में? टी, कैपिटल टी लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया। सो v इज इक्वल्स टू योर दिस, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास में आ गया है इक्वेशन नंबर 3। अब v की वैल्यू आ चुकी है, इस v की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, लिखेंगे यूजिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। वी गेट, क्या मिलेगा? फोर्स के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं F इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमको थोड़ा सा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन शो करना पड़ेगा। देख लीजिए, हमारे पास में यहाँ पर mv² अपॉन r, यही फॉर्मूला लिखा हमने यहाँ पर। अब v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू है 2 पाई r अपॉन टी। सो v की जगह क्या आ जाएगा? 2 पाई r अपॉन टी। v का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर, और नीचे में r एज सच रहेगा, करेक्ट? सो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, हेयर इट विल बी m 2 पाई r अपॉन टी होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में हो गया कंप्लीट, नीचे में डिनोमिनेटर में है r, करेक्ट? इज इक्वल्स टू, देखिए m तो एज सच है हमारे पास, लेकिन अब इसका कंप्लीट ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, राइट? 4। पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, और टी का स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर, राइट? एंड व्हाट वी आर, इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, बहुत बड़ा हो गया ये। एंड व्हाट रिमेन इन डिनोमिनेटर, जैसा का वैसा हमारे पास में रहेगा r।
इतना समझ में आ गया हमको। अब इसको एक और चीज़ आपको पता कर लेनी है। इफ़ आई एम हैविंग ए अपॉन बी होल अपॉन सी, तो ये b कहाँ आ जाता है? डिनोमिनेटर में a अपॉन सी इंटू बी। पढ़ा है आप लोगों ने इसको 9th स्टैंडर्ड में। उसी तरीके से हमारे पास ये जो टी स्क्वायर है ये भी आ जाएगा नीचे। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ये m एस सच, ये 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एस सच, और ये टी स्क्वायर आ गया इस आर के पास में। आर यहाँ पर है टी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब हम इसको यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेते हैं। Therefore f इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास में, मैं यहाँ पर बस एक बार रिपीट करके लिख रहा हूँ। अपॉन आर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। एज सच बिल्कुल वैसा का वैसा वहाँ पे मैंने कॉपी डाउन कर लिया। अब देखिए इस आर स्क्वायर को हम कैसा लिख सकते हैं? क्या आर इंटू आर। नहीं लिखा तो भी आपको समझ जाएगा, बिकॉज 1 आर विल गेट कैंसल फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब हमारे पास में नीचे क्या बचा हुआ है? हमारे पास बचा हुआ है ओनली टी स्क्वायर, राइट। ऊपर क्या है हमारे पास में? m4 पाई स्क्वायर। थोड़ा सा सही लिखता हूँ, पहले हम लोग नंबर लिखेंगे, डेट इज़ 4, फिर हमारे पास यहाँ पर m है और है यहाँ पर पाई स्क्वायर, ठीक। इतनी चीज़ें इज इक्वल्स टू f, दैट इज़ द फोर्स। इतना सभी को समझ में आ गया। अब क्या करना है? एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से समझाता हूँ। इफ़ आई एम हैविंग a अपॉन b, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, तो एडजस्टमेंट ऐसा करना होता है कि आपकी वैल्यू चेंज ना हो जाए। ऐसा करने के 2 इंटू ए इट विल बिकम 2a, 2 इंटू बी इट विल बिकम 2b। तो क्या ये ओरिजिनल जो था अभी चेंज हुआ क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा। आपको वापस क्या मिलने वाला है? a अपॉन बी मिलने वाला है। तो जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से आपको डिवाइड भी करना है, तब चल के वो एडजस्टमेंट प्रॉपर रहेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर। हम 2 से नहीं करेंगे, आर स्क्वायर से यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। Therefore we will get f is equals to 4m pi square whole upon t square, ठीक है। ऐसा जैसा का वैसा लिखा है, इनटू आर स्क्वायर अपॉन, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर हमने एक आर नहीं लिखा है, आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि वहाँ पर आर कहाँ चले गया, राइट। ये 1 आर कट गया था और ये आर यहाँ पे रह गया है, तो यहाँ आर, न्यूमरेटर में आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट, राइट। अब देखते हैं इज इक्वल्स टू क्या क्या है हमारे पास में। यहाँ हो जाएगा 4m पाई, आर स्क्वायर इंटू आर इट विल फॉर्म आर क्यूब, राइट। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास में क्या है? टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। यहाँ मैं इस टी स्क्वायर को थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, सो यू विल गेट 4m पाई, स्क्वायर रह गया था लिखना, अपॉन ये आर क्यूब मैं यहाँ लिख देता हूँ सेपरेट करके। ये जो टी स्क्वायर है इसको डिनोमिनेटर में इस साइड लिख देता हूँ टी स्क्वायर। क्या बचा हमारे पास में इधर साइड में? सिर्फ आर स्क्वायर। सही है, समझ में आपको? ये क्या किया हमने यहाँ पर? हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास में आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया था, आर स्क्वायर इंटू आर हो गया आर क्यूब,
टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, टी स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, हमने बस इस आर क्यूब को सेपरेट कर दिया है और ये जो टी स्क्वायर है इसको हमने आर स्क्वायर के बाद में लिखा है, थोड़ा इधर, लेकिन डिनोमिनेटर में ही है, कहीं और नहीं गया है। सो मीनिंग इज द सेम। अभी देखिए मैं इसको पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ज़रा देखिए ये हमारे पास में कहीं पर है क्या, ये देखिए आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर है इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन के। सो इक्वेशन 1 में हमारे पास में आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू है। सो इन प्लेस ऑफ आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर वी विल राइट 1 अपॉन के, यहाँ आ जाएगा इंटू 1 अपॉन के फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने कहा था फ्यूचर में इसका काम आएगा, हो गया हमारा काम यहाँ पर। अब ज़रा देखिए, अब ज़रा देखिए कि ये जो है इसमें ऊपर में 4, भैया 4 यहाँ लिखता हूँ, बट यहाँ f लिख देते हैं हम लोग, फोर्स, बट जो 4 है वो नंबर है, 4 का मतलब 5 नहीं होता, 4 का मतलब 3 नहीं होता, 4 4 होता है। सो ये वैल्यू ऑलवेज कैसी रहेंगी, कांस्टेंट। सो 4 कांस्टेंट है, m मास ऑफ द अर्थ या मास ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। पाई, पाई का स्क्वायर हो या पाई का क्यूब हो, पाई की वैल्यू तो सेम है, 22/7 लिखो या फिर 3.14 एंड जो कुछ भी इसकी लंबी वैल्यू होती है, राइट, तो वो वैल्यू इसकी कांस्टेंट है। 3.14 को 4.14 तो नहीं होगा, वो कांस्टेंट वैल्यू रहेंगी। सो इट मीन्स 4m पाई स्क्वायर आर कांस्टेंट, ठीक है, या फिर इस कांस्टेंट लिखेंगे, कॉमन नहीं आया है बीच में, ये कंप्लीट वैल्यू हमारे पास में कांस्टेंट है। तो इसका, और k तो कांस्टेंट है ही, एंड k भी तो कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब ये जो पूरा है इतना एरिया, ये पूरा का पूरा हो गया कांस्टेंट। देयरफॉर f इज इक्वल्स टू, पूरा जब कांस्टेंट है तो हम लिखेंगे कैपिटल K, ये छोटा k है, ये पूरे कांस्टेंट के लिए हमने लगा दिया कैपिटल K होल अपॉन, नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या रह गया, सिर्फ आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर तो कांस्टेंट नहीं है। देयरफॉर f इज इक्वल्स टू, जब हम लोग कांस्टेंट का k और इक्वल्स टू लगाते हैं, राइट, देखिए यहाँ पर, तब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी साइड को रिमूव कर देते हैं, लेकिन अब हम लोग इन दोनों को रिमूव करेंगे तो आगे प्रोपोर्शनलिटी की साइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और देखिए ज़रा, यही चीज़ हमारे पास में ये है आगे, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, f डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, एक ही बात हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो इस तरीके से न्यूटन ने इस सेकंड स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, दैट इज टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के मदद से समझाया, और ये बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज मस्ट, ज़रूरी है फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। इसके ऊपर आपको ये डेरिवेशन आ सकता है और इसके ऊपर साइड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क्स के लिए। सो बी प्रिपेयर्ड, हो सकता है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, आपको फिलअप करना पड़े ये डेरिवेशन कंप्लीट, तो इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट डेरिवेशन और आपको इस तरीके से आगे पढ़ाई करते हुए चलना है। क्लियर? अगर आपको पसंद आता है लेक्चर तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।